रचना गुप्ता, को-फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन, और आप सभी लोगों का देवदीति फाउंडेशन की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मुहिम जो हमारी साड़ी पहनने से शुरू हुई और पहनाने से शुरू हुई, पहनने के चाव से और पहनाने के मनसा से जो शुरू करी देवदीति फाउंडेशन ने, वो एक बहुत धमाकेदार शुरुआत थी जो दुनिया भर में लोगों ने देखी। बहुत लाखों लोगों के आंखों में हम आए यूट्यूब के जरिए, और उस एक छोटे से साहस ने, एक सेलेक्ट सिटी वॉक के फ्लैश मॉब ने हम दोनों में, सपना और मेरे में, इतना जोर डाला कि आज हम 5 साल में वहां से यहाँ संस्कृति तक को रिवाइव करने में लग गए। और हमारे इस साड़ी के पैशन ने हमें लोटस फैशन वीक में भी इनवाइट किया गया, सोहेल सेठ जी ने हमें बुलाया, और हमारा जो प्यार था, हमारी जो रिस्पेक्ट थी साड़ी की तरफ, उसको देखते हुए उन्होंने हमारे को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जितना कोई अपने कल्चर को देता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवदीति फाउंडेशन एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और हम हर अपने एज एन इंडिविजुअल कोशिश कर रहे हैं, हम किसी भी तरह अपने हेरिटेज को रिवाइव करें, अपने कल्चर के थ्रू हम अपने संस्कृति की तरफ वापस जाएं, बैक टू द रूट्स, बेसिकली गोइंग बैक टू आवर रूट्स। और सिर्फ एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, हमारी देवदीति फाउंडेशन विमेन एम्पावरमेंट पे भी बहुत काम कर रही है। इसके लिए हम अपने और भी अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की लेडीज के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं। जैसा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के जरिए आप लोगों को पता ही लग रहा होगा, एंड वी आर एक्चुअली हैविंग अ लॉट ऑफ different kind of topics in these transformation series also. देवदीति का एक बहुत अहम पार्ट है देवदीति ह्यूमैनिटेरियन बैंक, जिसमें वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, और उसके लिए हमें आपका सहयोग बहुत बहुत जरूरी है। आपके सहयोग के ही द्वारा हमने पीछे छोटे ही सही पर अपने हिसाब से बहुत बड़े बड़े काम किए। पीएम केयर में हमने डोनेशन दी, एक स्कूल में हमने गढ़मुक्तेश्वर में टॉयलेट्स बनवाए, उन्हें ग्रीन बोर्ड्स प्रोवाइड करे, और पिछले साल हमने एयरफोर्स स्कूल में एक स्कॉलरशिप भी अपने नाम से उनको, एक स्टूडेंट के लिए पूरे 12 इयर्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके देवदीति फाउंडेशन अपनी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से करना चाह रहा है, जो आप लोगों के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। और आज मैं बहुत गर्व से अपनी को फाउंडर सपना खंडेलवाल, जो मेरी भाभी हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। भाभी एक प्लेजेंट पर्सनालिटी के अलावा, आप सब जो देख रहे हैं, शी इज अ राइटर एंड शी इज अ बुक इज एट Amazon. शी इज द बेस्ट सेलर बुक विद द नेम अनलीश द शक्ति विद इट। तो उसकी ये राइटर है, उन्होंने इसमें ऐसे ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जो सोशल मीडिया के बहुत चुनिंदा लोग हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े फेसबुक ग्रुप चलाते हैं। भाभी सिर्फ एक राइटर ही नहीं है, ये रीडू ज्वेलरी का काम करती है, रेनोवेट योर ओल्ड ज्वेलरी टू मेक इट वेयरेबल। आप अपनी ज्वेलरी, पुरानी ज्वेलरी जो आप सोचते हैं नहीं पहनेंगे, जैसे हम जो अपना कल्चर के लिए कर रहे हैं कि हम रिवाइव कर रहे हैं, ऐसे ये ज्वेलरी रिवाइव करती हैं। और ये देवदीति के मुहिम के साथ साथ इनका ये काम भी बहुत अच्छा है, और बहुत तरीके से अपने होम स्टूडियो में ये काम करती हैं। और आज सपना भाभी हमें नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय दिन दर्शिका के बारे में बताएंगी। ये हमारा सेकंड सेशन है। इस पे पहले सेशन में इन्होंने बताया था किस तरह से हमारा कैलेंडर फॉर्म हुआ था, 52 में, 57 में पूरा पास भी हो गया था, बट किसी तरह से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आज हमारी भी एक मुहिम यही चल रही है। पिछले एक हफ्ते से हम भी हिंदी की तारीख, अपने नेशनल कैलेंडर की तारीख अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में इनकलकेट करने की कोशिश करें, जिससे हम भी थोड़ा थोड़ा इस दिशा में आगे बढ़ें। सो ओवर टू यू सपना भाभी, प्लीज। नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल। ने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा ही दिया है मुझे। और पिछले बार हम देख चुके थे अबाउट कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या क्या खामियां हैं और हमें उसे क्यों नहीं लागू करना चाहिए। और कुछ हमने चर्चा करी थी कि हमारा नेशनल कैलेंडर क्या था और कैसे गवर्नमेंट की सम्मति उसको मिल गई थी, परंतु उसके बावजूद वो
रेगुलर या मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आया नहीं, लागू नहीं हो पाया और उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। ये ठीक उसी तरीके से है कि एक माँ का बच्चा हो जाता है, बच्चे का नामकरण हो जाता है, परंतु माँ अपने उस बच्चे पे उतना ध्यान नहीं दे पाती। अगर ट्विंस पैदा होते हैं तो माँ एक पे ध्यान देती चली जाती है और दूसरे पे ध्यान दे नहीं पाती। जिन कारणों वश जो भी कारण रहे हो, अगर माँ उन पे ध्यान नहीं दे पाती है तो वो बच्चा धीरे 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 बहुत कुंद हो जाता है, वो प्रॉस्पर नहीं कर पाता, वो फ्लावर नहीं कर पाता। और यही कुछ हुआ है हमारे राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका जो आप कहते हैं, हमारे नेशनल कैलेंडर के साथ, जो 1957 में लागू हुआ था परंतु यूज नहीं हुआ। इस तरीके से यूज नहीं हुआ कि हम और आप जानते भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज थी। पिछले 10 दिनों से ही हमें, लेट मी से, मुझे पता लगा है कि इस तरीके का ये नेशनल कैलेंडर था और इस मुहिम में लगे हुए हैं बड़े बड़े दिग्गज लोग और उनमें से कुछ हैं हमारे साथ। अभय जी मराठी भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम बात करेंगे राष्ट्रीय दिनदर्शिका की। परंतु उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारी संस्कृति है, इतनी कहते हैं कि भारत विश्व की सभ्यता, कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन की मदर है। सब यहीं से सारी सभ्यताएं जो निकली हैं वो भारतवर्ष से ही निकली हैं। और जो हमारे वेद हैं वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड है और कहीं भी उसमें कोई हिंदू नाम का विवरण नहीं है। हमारे वेद सर्वव्यापी है, सबों के लिए हैं, सर्वत्र हैं, हर काल में लागू होते हैं, कभी भी पुराने नहीं पढ़ते कि अब इतना काल बीत गया तो अब एक नया कुछ निकालना पड़ेगा। कभी भी ना तो पुराने होते हैं और हमेशा एवर न्यू होते हैं। और सारी जितनी भी नॉलेज ब्रह्मांड में है उसका खजाना, उसका स्तोत्र हमारे वेदों में है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि वेद क्या कहते हैं इस कैलेंडर के बारे में। ग्रेगोरियन के बारे में हम बहुत बात कर चुके, हमने एस्टैब्लिश कर लिया था इस सीरीज के पार्ट 1 में कि ग्रेगोरियन अनसाइंटिफिक है। नॉट ओनली अनसाइंटिफिक, वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो हमारे वेद क्या बताते हैं? हमारे वेद कहते हैं कि जो ये ऋतु है, जो सीजन्स है, पहले तो जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा थे वो बैठ के और गहन तपस्या में उनको कुछ रिवील होता था, वो मंत्रों के दृष्टा बनते थे। मंत्र वो नहीं लिखते थे परंतु वो मंत्रों के दृष्टा बनते थे और जब मंत्र आ जाते थे जब उनके जहन में तो वो मंत्र अपने शिष्यों को बता के, ऐसे ही परंपरा चली आ रही थी। जब वो गहन तपस्या में बैठते थे और वो देखते थे कि ये जो दिन है और रात है और ये समय का चक्र चलता ही रहता है, एक दिन के बाद एक रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है। ऐसे ही वो देखते थे कि ऋतुएं बदलती हैं, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा आती है, हेमंत आती है, गर्मी का मौसम होता है, बारिश होती है, फिर ठंड होती है। ये निरंतर काल चक्र चलता रहता है। ऐसे ही वो ऑब्जर्व करते थे कि सूर्य, उन्हें लगता था ईस्ट से राइज हो रहा है और वेस्ट में अस्त हो रहा है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सिमिलरली जब वो देखते थे तो ऐसा ही कुछ चंद्रमा के साथ होता था। चंद्रमा उदय होता था और चंद्रमा अपनी अलग 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 कलाओं के, इसको कलाएं कहते हैं, अलग अलग कलाओं के साथ पहले छोटे से बड़े से छोटा होता, अगर हम पूर्णिमा से शुरू करें तो क्षीण होता चला जाता है और 15वें दिन अमावस्या आती है और फिर 15 दिन की यात्रा में वो वापस पूर्णिमा पे आता है। और इसी तरह गहन अध्ययन में उन्होंने देखा जो ये आसमान में जो तारे हैं, जो 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 जितने भी सितारे हैं, ये अलग 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 तरीके की फॉर्मेशंस बनाते हैं। उन्होंने इनको नक्षत्रों का नाम दिया। जब हमारे ऋषि गहन तपस्या में बैठते थे और ऑब्जर्व करते थे तो ये जो नक्षत्र है ना, जो उनको लगता था कि जब 24 घंटे में, जैसे कि एक ही रात में तारे भी ऐसे 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 आसमान से जा रहे हैं।
और जब उन्होंने ये देखा कि इतना कुछ चलायमान है, इतना कुछ इस पृथ्वी में है जो बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है, उन्होंने ये महसूस करा और उन्होंने ये पता लगाया कि अगर हम नाव में बैठे होते हैं और अगर हम सागर में होते हैं और नाव इस दिशा में जा रही होती है, तो जो दोनों बैंक्स हैं वो हमें लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि अगर आज हम ट्रेन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, हमें लगता है सब कुछ पीछे जा रहा है ना। उसी तरीके से वो समझ गए थे कि ये जो उनको चलता हुआ दिख रहा है ना, ये चलायमान नहीं है। जहाँ पे हम स्थित हैं, जिस पृथ्वी पे हम हैं, ये चल रही है। और ये जो वेस्टर्न साइंस ने सदियों के बाद आइडेंटिफाई करा, हमारे वेदों में इनका वर्णन है कि पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर 28 कला 23 अंश, अगर मुझे वो फिगर याद है तो सही में, पृथ्वी अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती जाती है और सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती जाती है। सूर्य भ्रमण नहीं करता, पृथ्वी भ्रमण करती है, परंतु हमें प्रतीत होता है कि सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। ये हमारे ऋषि दीर्घतमा नाम के एक ऋषि हैं, दीर्घतमा ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जो पृथ्वी रिवॉल्व करती है सूर्य के अराउंड, वो पूरा सर्कल नहीं है, एक एलिप्स है, दीर्घाकार, जिसे हिंदी में कहते हैं एलिप्टिकल उसकी जर्नी है। तो उस एलिप्स को हिंदी में दीर्घवृत्ताकार संस्कृत में कहते हैं। तो ये ऋषि जिन्होंने ये आइडेंटिफाई करा था कि ये एलिप्टिकल जर्नी है, ये दीर्घ जर्नी है, उनका नाम ही दीर्घतमा पड़ गया। तो दीर्घतमा ऋषि ने सदियों पहले, ऋग्वेद में इसका वर्णन है, यजुर्वेद में इसका वर्णन है, अथर्ववेद में इसका वर्णन है। हमारे यहाँ की काल गणना, टाइम क्रोनोलॉजी और टाइम कीपिंग और टाइम मैनेजमेंट विश्व में सबसे पहली, सबसे प्राचीन और सब इस पे इतना ज्यादा काम हुआ था। सारी भी जो दुनिया के कैलेंडर्स हैं, सारी दुनिया की एस्ट्रोनॉमी, टाइम मैनेजमेंट स्किल, सब कुछ यहीं से गया है और अब आता है वहां से। और हमें ये लोग कहते हैं कि ये हमारा ज्ञान है। और हमारी ये कमी रही कि हम अपने वेदों का अध्ययन नहीं करते, हम अपने वेदों का, पुराणों का, अपने खुद के साहित्य का अध्ययन नहीं करते। इसीलिए जो भी कोई बाहर के लोग कह देते हैं, हम उसी को मान लेते हैं कि यही सच्चा है, क्योंकि हमें अपने बारे में तो कुछ पता नहीं। इतना सिवियर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम में बैठ गया है कि जो भी कुछ वेस्ट बोलता है, जो भी वेस्टर्न साइंसेस, वेस्टर्न साइंटिस्ट या वेस्टर्न साहित्यकार या स्कॉलर्स जो भी हमें हमारे बारे में बता देते हैं, वही हमें लगता है कि ठीक है। हमारी कुछ अपनी ना तो स्टडी होती है, ना कुछ अपनी सोच बन पाती है। और यही कुछ हुआ है हमारे कैलेंडर के साथ भी। तो वेदों में वर्णन आता है, सारा ये जो क्रोनोलॉजी चल रही है, सारा जो सब कुछ चल रहा है, हमारे वेद बताते हैं कि जो ये ऋतुएं हैं, जो ये मौसम है, जो ये वेदर है, ये सब और सब सिर्फ सूर्य की वजह से है। क्योंकि पृथ्वी बिल्कुल बिल्कुल सीधी नहीं चलती, एक एक्सिस के ऊपर रहती है, तो कुछ जो है वो सूर्य की तरफ होता है और कुछ हिस्सा सूर्य के अगेंस्ट होता है। तो जो सूर्य की तरफ हिस्सा होता है, वहां पे लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होती हैं और गर्म मौसम होता है। और जो सूर्य के नीचे का हिस्सा है, वहां पे बिल्कुल इसका उलट होता है। तो जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर गर्मी है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर वसंत है तो सदर्न हेमिस्फीयर में शरद होता है। इस तरीके से वेदों में वर्णन है। ये अभी ये 200, 500, 1000 साल की साइंस नहीं है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारे ऋषियों को पता था पृथ्वी गोल है
और वेस्टर्न साइंस में तो कुछ बरसों, कुछ सदियों पहले उन्होंने ये पता करा कि पृथ्वी गोल है। जिसने भी पहले कहा था पृथ्वी गोल है, उसको तो उन लोगों ने मार पिटाई करी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लोग बिलीव नहीं करते थे। तो उस समय हमारे वेदों में वर्णन है कि जितने भी ये ऋतु आती हैं, जो चेंज होती हैं अलग अलग, ये सब सूर्य की वजह से होती हैं। सूर्य का ही एक ग्रह है हमारी अर्थ। कहते हैं सूर्य में इतनी गर्मी, इतनी तपिश, और उस समय जबकि पृथ्वी भी अस्तित्व में नहीं थी, तो सूर्य की किरणें की तपिश और सूर्य की अपनी ऊर्जा से बहुत सारे ग्रह अलग अलग हो गए। जितने भी हमारे ये सोलर सिस्टम में ग्रह हैं, जिनका पृथ्वी एक पार्ट है, ये सारे के सारे सूरज से ही निकले हैं, और इसीलिए ये सब सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उसी तरह से जो चंद्रमा है, कहते हैं चंद्रमा, वेदों में वर्णन है, चंद्रमा पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, और जब ये पृथ्वी से अलग हुआ तो जो इसमें गड्ढे पड़ गए हैं बड़े बड़े, वही गड्ढे हैं जो अब भी हमें चंद्रमा पे दिखते हैं, क्योंकि वही साइड है जो हमेशा पृथ्वी को फेस करता रहता है। और ये वेस्टर्न साइंस अब प्रूव कर चुका है। जो डार्विन थे, डार्विन की भी थ्योरी यही थी कि सारे सैटेलाइट्स सन से निकले, सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन से निकले हुए हैं, इसीलिए वो सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और अलग अलग समय पे अलग अलग प्लैनेट्स सन से निकले, और अलग अलग उनकी भ्रमण की, उनकी रिवॉल्विंग जो जर्नी होती है, उनकी अलग अलग सिचुएशन है। तभी पृथ्वी हमेशा सूर्य के अराउंड, ये सारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, ये सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व करता है। और चूंकि पृथ्वी से ही निकला है ये चंद्रमा, तो इसके बारे में बड़ी मजेदार कहानी है। जब सूर्य देवता देख रहे थे कि पृथ्वी तो बन गई, परंतु पृथ्वी जबकि बनी उन्हीं की ऊर्जा से, उन्हीं की शक्तियों से, पर बिल्कुल एक ऐसा लोथड़ा बन के बैठी हुई है और उस पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो सूर्य देवता ने पृथ्वी को कहा, अगर तुम में कुछ भी चेतना नहीं आएगी, तुम जागृत नहीं होगी, तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पृथ्वी ने कहा, देखिए, हाथ जोड़ के, कि देखिए मैं आप ही का अंश हूँ, मैं आप ही हूँ और आप मुझ में ही हैं, तो आप मुझे कैसे खत्म कर सकते हैं। तो सूर्यदेव ने कहा पृथ्वी को कि अगर तुम्हारे ऊपर प्राण की चेतना नहीं आएगी, अगर लाइफ नहीं आएगी, तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। तब पृथ्वी ने कहा कि मुझ में लाइफ आएगी कैसे, हमारे यहाँ चीजें उगेंगी कैसे। तब उन्होंने चंद्रमा 2 हिस्से करे, और जो हिस्सा सौम्य और शांत था वो चंद्रमा बन गया, और बाकी जो मेजर हिस्सा था उदरात्मक, वो बन गई पृथ्वी। चंद्रमा को ये रोल दिया गया कि तुमको इस पृथ्वी पे जितनी भी क्रॉप है, फसलें हैं, सबको अपनी चांदनी से, सबको अपनी रोशनी से इनमें प्राण पैदा करने हैं, और जो मनुष्य का शरीर है उसके अंदर पाचन की जो क्रिया है वो भी तुम्हारे ही हाथों में है। तो चूंकि चंद्रमा पृथ्वी का ग्रह है, पृथ्वी का सैटेलाइट है, तो मून सबसे ज्यादा अफेक्ट हम धरती पे रहने वालों को चंद्रमा करता है। लूनर जो साइकिल है, जो 29.5 डेज में एक भ्रमण करती है पृथ्वी के अराउंड, 29.5 डेज, उसमें से 15 दिन वो बढ़ता है, फिर पूर्णमासी होती है, और 15 दिन कम होते हैं। सबसे ज्यादा लूनर एनर्जीज, लूनर वेव्स हम ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं, और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब लोगों ने वो प्रूव कर चुके हैं कि जितनी भी ये वनस्पतियां हैं, जो फसल है, जो खेती है, जो फल हैं, फूल हैं, सब में जब तक चांदनी नहीं पड़ती तब तक वो अपनी फुल ग्लोरी में नहीं आ पाते। जो रस होता है किसी पदार्थ में, वो भी चांदनी से ही आता है। तो ये तो हुई चंद्रमा की कहानी। अब सूर्य की कहानी क्या है? सूर्य के हिसाब से ऋतु, सूर्य के हिसाब से सीजन्स होते हैं जैसे, और सबसे जो बार बार वेदों में जितना मैंने अध्ययन किया है, एक बात बार बार आती है सामने,
हर ऋषि, दीर्घतमा ऋषि भी और ऋषि भी कहते हैं कि जो साल, जैसे इस शरीर में अगर आत्मा नहीं हो तो ये शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। सिमिलरली जो भी वर्ष, जो भी संवत, जो भी शक, जो भी नया साल, अगर वो विषुव दिवस से, यानी कि इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स से अगर ना शुरू हो तो वो मरा हुआ होता है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में जनवरी से जो नया ईयर शुरू होने लगा, वो भी किसी साल में 200-500 साल पहले मार्च में शुरू होता था, परंतु बदलते 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 वो जनवरी में चला गया नया साल। वेदों में एस्टैब्लिश्ड है कि जो ये नववर्ष है, नया साल कब होना चाहिए? जब नई चेतना आती है, जब नव जीवन होता है प्रकृति में, जब फूल खिलते हैं, जब नई फसलें होती हैं। ऋषि जो है वेदों के, वो कहते हैं अपने अपने घरों से निकलो, प्रकृति में बाहर जाओ, देखो तो सही, जो पृथ्वी कर रही है, जो प्रकृति में हो रहा है, वही होना चाहिए मनुष्य के जीवन में। नव वर्ष हमेशा हमेशा जब 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात, तब से शुरू होना चाहिए, ना कि बहुत ठिठुरते ठिठुरते छोटे दिन और बहुत लंबी रात, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में उसके बिल्कुल विपरीत। तो सारे वेद एस्टैब्लिश करते हैं कि नववर्ष तभी होना चाहिए जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, और वो होता है वसंत विषुव, यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड शरद विषुव, द ऑटम इक्विनॉक्स ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर। जब इस तरीके से हम अलाइन कर लेते हैं कि जो ये हमारा नया साल है, जो वसंत के पहले दिन से शुरू होगा और फिर घूम के पूरा चक्र, तो वेदों में वर्णन आता है कि जो ये सोलर ईयर है ना, जो 365 दिन और कुछ घंटों का होता है, तो ये 30 दिन के 12 महीने, तो 360 हो गए। ये कुछ 5 दिन जो बचते हैं, तो ये 5 साल में 2 अधिक मास को लाके इसको लूनर कैलेंडर के हिसाब से सामंजस्य बैठा लेते हैं। 5 साल यानी कि 60 महीने लगते हैं पृथ्वी को सूरज के अराउंड जाने में, उधर 62 महीने लगते हैं मून को अर्थ के अराउंड जाने में, है ना। तो इसका सामंजस्य बैठाना पड़ता है। क्यों बैठाना पड़ता है? क्योंकि हम मनुष्य पृथ्वी पे हैं, हमें सूरज भी अफेक्ट कर रहा है, हमें चंद्रमा भी अफेक्ट कर रहा है, और ये हमारे वेदों के ऋषियों को बहुत अच्छे से ज्ञात था। उन्होंने इसका सामंजस्य बैठा दिया था सौर वर्ष और चांद्रमास में। महीनों को चंद्रमा के हिसाब से किया था, और सौर वर्ष में भी ऋतुओं के हिसाब से, सूरज के तपिश के हिसाब से, सूरज कितना धरती पे पड़ता है उसके हिसाब से सारे मंथ कर दिए थे। अब हम जैसे अगर कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें हमें कुछ पता नहीं लगता प्रकृति का क्या नियम है, प्रकृति इस धरती के साथ क्या कर रही है, ये नहीं बताता। पर वेदों में जो वर्णन है कि वसंत से शुरू होके, जैसे अब जो ये बारिशों का मौसम है, नभ और नभस्य, और इसी तरीके से, अच्छा मैं अब एक बार स्लाइड शो खोल रही हूँ अपना, मेरे को 1 सेकंड दीजिए। आप लोगों को दिख रहा है? अच्छा, तो ये राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जीवन जो हमारा धरती पे होता है, और हमारे ऋषि मुनि महात्मा देखते थे सब कुछ बदलता हुआ। हमारे ऋषि मुनि महात्मा ने एनालाइज करा था कि पृथ्वी 23 अंश 28 कला पे झुकी हुई, जो वर्णन लिखा हुआ है ना, झुकी हुई, नाचती हुई और अपने परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ती रहती है, बड़ी रात्रि छोटे दिन में जाता हुआ दिन को बढ़ाते हुए। साइमल्टेनियसली इसके उलट सदर्न हेमिस्फीयर में बड़े दिन से छोटी रात्रि में जाता हुआ रात्रि को बढ़ाते हुए।
तो जिस तरह से आत्मा से रहित शरीर, ये सब मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आप लोगों को। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से सृष्टि को इन्होंने बनाया और स्थापित करा। ऋग्वेद में जो वर्णन है ये भी मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, ये मैं दिखाना चाह रही थी। तो वसंत ऋतु जो है, स्प्रिंग मास, उसमें कहते हैं एक महीना मधु का होता है, दूसरा महीना माधव का। ग्रीष्म ऋतु में शुक्र मास होता है और दूसरा महीना शुचि मास का। इनके हिसाब से 12 महीनों को इन्होंने 6 सीजन्स में बांटा है। और जब हम इसको समझ जाते हैं ना, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें याद हो जाता है। जैसे अभी वर्षा ऋतु है, नभ मास खत्म हो चुका, नभस्य मास चल रहा है। इसके बाद शरद ऋतु आएगी, इश मास और उर्ज मास। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि वेद कहते हैं कि अगर हम नेचर का गीत सुने, चिड़ियाओं को सुने, प्लांट्स को सुने, हवाओं कलकल जो बहती हैं उनको सुने, ऋग्वेद की ऋचाएं कहती हैं जब मधुर मधुर बहती कोमल शीतल हवाएं होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु होती है। तो वेदों का जो ज्ञान है ना, जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो, एक मिनट। हाँ, तो जो मधुमास है, जो बसंत ऋतु में मधुमास होता है, उसमें मौसम बहुत अनुकूल होता है, सब वनस्पतियां रस से भर जाती हैं, रबी की फसलें होती हैं। माधव मास में जो मधु से उत्पन्न होता है उसे माधव कहते हैं। वो पूर्ण पककर जब फसलें तैयार हो जाती हैं, बेच के जब वो अपने घर में अपनी कमाई ले जाते हैं तो बहुत उल्लासित होते हैं। इसके बाद आता है ग्रीष्म मास। ग्रीष्म मास 2 महीनों का होता है, शुक्र मास और शुचि मास। शुक्र मास जिस माह में सूर्य की तपिश आग की भांति प्रथम दिन से लेके आखिरी दिन तक तपिश बढ़ती चली जाती है, हीट बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती। और उसी तरीके से दिन बढ़ते चले जाते हैं, रात्रि छोटी होती चली जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और शुक्र मास के बाद आता है शुचि मास। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो उसी तरीके से भाप उठती है और फिर इसी आस में कि ये बारिश बनके बरसेगी पृथ्वी के ऊपर, तो उसे शुचि मास कहते हैं। उसके बाद वर्षा ऋतु के 2 महीने, नभ मास और नभस्य मास। प्यासी धरती के सब प्राणी ऊपर देखते रहते हैं, कब बारिश आएगी, कब आएगी, कितने बादल हैं, उसे हम नभ मास कहते हैं। और नभस्य मास, वर्षा की फसलें नभ मास में उगकर नभस्य मास में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत इसको अब पड़ती है और इसी को नभस्य मास कहते हैं। इसके बाद आता है एक सेकेंड, इसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु यानी कि वापस 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात, बहुत बढ़िया टेम्परेचर, हवाएं बहती हुई। इसमें होते हैं यजुर्वेद की ऋचाएं, बहुत सुंदर विवरण है, बहुत सारी ऋचाएं हैं जो कहती हैं परमात्मा को प्रार्थना है कि हमें शरद ऋतु दिखाए कम से कम 100, हमें ऐसा जीवन दे कि हम हंसते मुस्कुराते हुए अपने पूरे जीवन को जीवंत होके जिए और जिस पर्पस के लिए हम इस धरती पे आए हैं वो पूर्ण करें। इसमें है 2 मास, इश मास और उर्ज मास। इश मास में खरीफ की फसलें पकती हैं और रस भर जाता है, इसलिए इसको इश मास कहते हैं। उर्ज मास, इस फसल की प्राणियों को रसमयी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हैं कैसे तार जोड़ा हुआ है, जो नाम है और जो उसका मीनिंग है उसमें सामंजस्य बैठाते हुए। इसके बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत यानी हिम, दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है, ठंड बहुत पड़ने लगती है। तो सहमास है, ठंड की वजह से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अलाव जलाते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो सहमास। और सहस्य मास है, जो सबसे बड़ी रात और फिर दिन बड़े होने लग जाते हैं। बहुत ठंड पड़ती है इस मौसम में, सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ रही हैं। फिर आता है शिशिर ऋतु। तप मास, हर रोज 1-1 मिनट करके दिन भरता है और तपस्या मास में 2-2 मिनट करके दिन भरता है और धीरे धीरे उष्णता, गर्मी बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से
शास्त्रों में जो विवरण है जो उन्होंने बनाया था कि इस तरीके से बताते हैं 12 महीने, सूर्य के हिसाब से 12 महीने और चंद्र के हिसाब से 12 महीने। परंतु जब ये क्योंकि पृथ्वी के अलग अलग तरीके से पृथ्वी ट्रैवल करती है, तो सूर्य से तो हो गया ये सूर्य सोलर ईयर, अब उतने ही देर में चंद्रमा भी ट्रैवल कर रहा है। तो चंद्र कहाँ जा रहा है? चंद्र जा रहा है नक्षत्रों से होते हुए। जो अलग 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 नक्षत्र हमें दिखते हैं, आसमान में दिखते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने देख लिया था कि ये नक्षत्र वही नहीं है, कुछ दूर कुछ दूर कुछ दूर ट्रैवल करते जाते हैं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जब पूर्णिमा जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में पूरी तरीके से जब पूर्णिमा होती है एक नक्षत्र में, तो उसको उस नक्षत्र के हिसाब से पूर्णमासी का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से ये आई 12 पूर्णिमा। तो उन पूर्णिमा के नामों से चांद्रमास पड़े, जैसे कि कार्तिक की पूर्णिमा से महीने का नाम पड़ा। ऐसे अलग अलग पौष, अलग अलग जितने भी महीने हैं उनका पूर्णमासी के हिसाब से नाम पड़ा, क्योंकि चंद्रमा उस नक्षत्र में अपने पूर्ण रूप में स्थित था। और अधिक मास की जो कहानी है, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर पे ले चलती हूँ। तो इससे पहले हमारे वेदों में वर्णन है, उनको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पूरी तरीके से पता था। वे जानते थे कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा का प्रकाश है, और ये जो चंद्रमा घटता हुआ प्रतीत होता है, ये पृथ्वी का ही काम है, ये चंद्रमा का खुद का काम नहीं है। ये वो लोग भी जानते थे। नक्षत्र मंडल, जैसे ये आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, जो वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे, उन्होंने पूरे ये जो नभ मंडल है इसको 27 भागों में विभाजित किया। उसके बाद 4 भागों में और विभाजित करा, तो 27 into 4 ये बन गया 108। और ये 108 ही हमारी जो माला हम फेरते हैं ना, उसमें भी 108 ही मणि होते हैं। ये जो 108 हमारे नभ में हमें दिखता है, ये 108 सिंबॉलिकली हमारे जीवन में होता है। और ये 108 माला को जब हम फेरते हैं, हमें इस बात की पूरी तरह से, हमारे वेदों में वर्णन है कि पूरी तरीके से हमारी सभ्यता में समझ थी कि इस 108 के बाहर हमारा अस्तित्व नहीं है। ये 108 में ही सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, धरती भी है, और सारे ग्रह हैं और हम हैं। हमारा जीवन इसी 108 के भीतर है। तो 108 इस तरीके से बहुत शुभ माना गया था। और सबसे पहला नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र है। ये जो वराह अवतार है, उस समय पृथ्वी गोल, वराह के ऊपर आप देखिए पृथ्वी की स्थिति, जब बहुत वेस्टर्न साइंस को पता भी नहीं था कि पृथ्वी गोल होती है। ये वराह अवतार का वर्णन जब हमारे अलग अलग अवतारों में, विष्णु के अवतारों में आता है, तो ये जो shadow cast by the earth stretches back 108 times diameter of the earth and the sun is 108 times the earth's diameter। इस तरीके से 108 की जो कहानी है आप देख रही हैं कैसे चलती जाती है। और 108 ही हम जो मंत्रों का उच्चारण अगर हम करते हैं, और हमारी माला में भी 108 ही होते हैं। तो हम आए थे अधिक मास के ऊपर। अब अधिक मास क्योंकि सोलर ईयर एक है जो बड़ा होता है लूनर ईयर से। अब इस तरीके से 11 घंटों का हर दिन एक साल में फर्क आता जाता है। तो 5 साल में 2 महीनों का फर्क आ जाता है। जब 2 महीनों का फर्क आ जाता है, सोलर ईयर और लूनर ईयर को मिलाने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए अधिक मास का प्रावधान था। अधिक मास के लिए प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं। कौन से नक्षत्र में पूर्णिमा जब होगी, तो
उसके बाद का कौन सा नक्षत्र आएगा, तब जब वो अधिक मास होगा। अब अधिक मास के साथ भी बहुत बड़ी अच्छी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहानी ये है कि अधिक मास को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मंथ था, बाकी मंथ को सब एक एक महीने में एक एक देवता थे, अधिक मास के पास कोई अपना देवता नहीं था। तो जब ऋषि पहुंचे विष्णु जी के पास कि ये अधिक मास का कोई देवता नहीं है, तो विष्णु जी ने कहा मैं इसका देवता हूँ, ये मास पुरुषोत्तम मास कहलाएगा, और इसमें जो जितना यज्ञ तपस ध्यान अपनी स्टडी करेगा, अपने समाज के लिए, अपने खुद के लिए, ये जो पूरा कल्चर है, जो वैदिक कल्चर है, ये बार बार मनुष्य को बताता है कि आपका जन्म सिर्फ पैदा होके कुछ आप पैदा हुए, कुछ धन कमाया, कुछ आपने प्रतिष्ठा कमाई, बच्चे पैदा किए और आप मर गए, उसलिए नहीं हुआ है। आपका जन्म हुआ है अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को पाने के लिए। हर जन्म में एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर आपकी प्रारब्ध हो और आप उतनी मेहनत करें तो आप अपने स्वरूप को पा सकते हैं। तो सब कुछ हमारे कल्चर में उसी लिए बना हुआ था। हर तरीके से वो ऋषि चाहते थे कि हम स्वयं अपनी हाईएस्ट को पहुंच सकें, हम स्वयं समझें कि हम में कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आध्यात्म से जोड़ दिया ये अधिक मास को, दान के लिए, पुण्य के लिए, तप के लिए, जितना भी अच्छे कर्म है, क्योंकि ये जो अधिक मास है इसमें कोई शादी ब्याह, कोई मुंडन, कोई गृह प्रवेश नहीं होता, परंतु अपने आध्यात्म के लिए, अपने अंदर जाने की जर्नी के लिए, ये बाहर की यात्रा सनातन धर्म नहीं बताती थी। सनातन धर्म बताती थी अपने अंदर की यात्रा, आप अपने स्व को कैसे पहुंच सके। तो तब ये अधिक मास का वर्णन आता है, और इसी कैलेंडर में क्षय मास का भी प्रावधान है। अगर कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जब पूर्णिमा वहां पे पहुंच जाती है, और अगले तो क्षय मास कहते हैं 13 साल में एक बार आता है, और उस समय अगर क्षय मास होता है तो एक अधिक मास पहले भी हुआ होगा और एक अधिक मास बाद में भी होगा। तो क्षय मास 13 साल में एक बार आता है। अब हम बात करते हैं, मैं एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये सब मैं आपको, हाँ, एक हिरण्यकश्यपु की कहानी है। हिरण्यकश्यपु जो है वो, उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना करी, बहुत पूजा पाठ करी और प्रार्थना करी और वर मांगा कि मुझे कोई भी नहीं मार सके, ना मैं दिन में मरूं, कोई मुझे मार सके, ना रात को, ना मुझे नर मारे, ना मुझे कोई मनुष्य मारे, ना कोई और जीव मारे, ना मैं सुबह मरूं ना शाम को। तो कहते हैं अधिक मास में विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार बन के सुबह और शाम के बीच के समय में चौखट के बैठ के अपने नाखूनों से उनका संहार किया था। तो बहुत सुंदर सुंदर कई कहानियां बना रखी है हमारे पुराणों में। ये क्षय मास के बारे में है। और चंद्र मास के जो चित्र नक्षत्र पर चैत्र मास, विशाखा नक्षत्र पर वैशाख, इस तरीके से हमारे चंद्र के हिसाब से नाम पड़े हैं। जो हमारे दिनदर्शिका कैलेंडर में लिए गए हैं वो सारे ये नाम हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष की जगह अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन, ये नाम लिए गए हैं। अब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमाओं से हमें सीजन्स का ज्ञान नहीं आता, परंतु चंद्रमा से हमारे सारे तीज त्योहार चलते हैं। तो इस तरह का सामंजस्य बैठा के हमें, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय दिनदर्शिका के ऊपर। अब ये राष्ट्रीय जो दिनदर्शिका है, जिसके बारे में एक सेकंड, राष्ट्रीय दिनदर्शिका मैंने पिछले अपने टॉक में बताया था कि 1952 में कमेटी बैठी थी पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के अंडर। 1957 में मेघनाथ साहा के अंडर इन लोगों ने एक कैलेंडर इन लोगों ने प्रपोज किया था, जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। वो शालिवाहन शक के ऊपर चलता था। शक संवत ग्रेगोरियन से 78 ईयर्स पहले की है। उस समय विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगोरियन, ये तीनों हमारे यहाँ पॉपुलर थे।
औरों में से सबसे ज्यादा, पर ग्रेगोरियन और शक का हुआ था कि दोनों साथ साथ में चलेंगे, परंतु सिर्फ एक ही चलता गया और शक, ये जो हमारी सौर्य कैलेंडर है, इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली। अब अभय जी मराठे जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत काम किया है इस पे और निरंतर काम करते चले जा रहे हैं। और ये है राष्ट्रीय दिनदर्शिका, ये सौर दिनदर्शिका है। और ये जो जितना भी मैंने आपसे शेयर करा है, ये जो बुक है, ये वेदों के अध्ययन में कहाँ कहाँ कौन कौन सी वेदों में ऋचाएं हैं जो अलग अलग एस्टैब्लिश करती हैं कि जो भी कुछ नॉलेज है इसमें वो हमारे वेदों से आई है। और हो सकता है इस कैलेंडर में भी प्रॉब्लम हो, परंतु ये जो है अपना है, स्वदेशी है। आजकल मोदी जी का अभियान चल रहा है मेड इन इंडिया, तो इससे बढ़ के मेड इन इंडिया और कुछ नहीं हो सकता। इंडिया का है, इंडियन कल्चर से है, ये सारा प्राकृतिक है, ये किसी और नाम के ऊपर, किसी महाराज के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ये कैलेंडर नहीं है, ये बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अभी मैं मास चल रहा है तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा महीना है। सिमिलरली इंग्लिश कैलेंडर में 30 या 31 या 28 डेज हमें पूछने पड़ते हैं, इनमें पूछने की हमें जरूरत नहीं होती। बहुत सारी चीजों में ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका, अब इसमें दो चीजें हैं, महीने तो लिए हुए हैं चांद्रमास के हिसाब से, लूनर कैलेंडर के हिसाब से, और जो तारीखें हैं वो सौर के हिसाब से, सूरज के हिसाब से, सूर्य कैलेंडर में सूर्योदय से सूर्यास्त तक या रात्रि 12 बजे से लेके अगली रात को 12 बजे तक। तो इसमें ये ग्रेगोरियन के साथ इसका सामंजस्य बैठ जाता है। इसका पहला दिन जो हमने डिस्कस करा था, विषुव जो होता है, वसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स, तो मेघनाथ साहा की कमिटी ने एक डेट एस्टैब्लिश कर दी थी, मार्च 21 या मार्च 22, जब इसका फर्स्ट डे होगा। तो 1957 से इसको एस्टैब्लिश करना था। इस कैलेंडर का एक और बात है, इसमें युगाब्द है। हमारी संस्कृति, हमारे वेदों में वर्णन है काल चक्र का, काल और हमारे युगों का, द्वापर और त्रेता और सतयुग और कलयुग, और कलयुग के शुरू हुए 5200 एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कितने हैं ये 5212 आई थिंक, मैं चेक कर लूंगी, इतने साल हो चुके हैं। तो हमें जब समझ में आ जाता है कि हमारी अपनी संस्कृति इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, ये सिर्फ एक पर्सन पर्टिकुलर के होने से 2020 साल बाद की नहीं है। ये संस्कृति में काल, जो कलयुग है वो ही 5000 साल का हो चुका है, और जो ये शक, शालिवाहन शक जिसे कहते हैं, वो भी 78 साल पहले का है। तो ये सोलर कैलेंडर को हम क्यों नहीं फॉलो करते? इसको फॉलो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि पहली बात तो हमें पता नहीं है। तो ये सारी जो हमने अभी आज डिस्कशन करा है और जो पहले डिस्कशन करा था, ये एस्टैब्लिश करने के लिए करा था कि कितना अनसाइंटिफिक है दूसरा मेथड जो हम फॉलो करते चले जा रहे हैं। और नॉट ओनली ये सौर दिनदर्शिका साइंटिफिक है, पर ये हमारे वेदों से वर्णित है। वेदों में इसका वर्णन है, सारी टाइम क्रोनोलॉजी वेदों से में एस्टैब्लिश्ड है, मेड इन इंडिया है, हमारे सनातन धर्म की ये पहचान है, हमें हमारे त्योहारों से जोड़ती है, हमारी प्रकृति से जोड़ती है। पर इसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देने से काम नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा था कि डेसिमल सिस्टम लागू हो, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा था रुपी लागू हो, गवर्नमेंट ने अब डीमोनेटाइजेशन लागू करा, पर गवर्नमेंट उस हिसाब से इसके ऊपर काम नहीं कर रही। तो ये मुहिम है जो अभय जी मराठे और इनकी टीम, ये जो पूरा प्रसार मंच है, और ये लगे हुए हैं, अपने जान से लगे हुए हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जब मैंने पिछली टॉक करी थी, मैं समझ रही थी कि एक टॉक इनफ नहीं है इस बात को रखने के लिए कि ये क्यों जरूरी है। तो जब अगर हम समझ जाते हैं कि ये हमारे राष्ट्र की मुहिम का काम है, ये नेशनलिज्म का काम है, ये हमारे स्वाभिमान और सम्मान की बात है,
माना कि इसमें कुछ कमियां हैं जो सब लोग बताते हैं, पॉइंट करते हैं, परंतु वो कमियों पे भी अगर काम किया जाएगा तो धीरे धीरे बैठता चला जाएगा। पर ये सौर जो सोलर कैलेंडर है अलोंग विद द लूनर, तो ये यूनी सोलर कैलेंडर जो बन जाता है, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें, हम अप्लाई करें। और अभय जी, आप सुन रहे होंगे, वंदना दी ने बताया भी था, पिछले एक हफ्ते से हमारे जो भी सेशंस होते हैं, हमारा देवदीति फाउंडेशन का जो भी काम होता है, उस सब पे ये तारीख जाती है। जब ये होता जाएगा धीरे धीरे धीरे, जब समाज के अग्रज लोग, जब समाज को जो जो रोल मॉडल्स होते हैं या जो लोग अपने सोच की विचारधारा पे काम करते हैं, जब वो लोग फॉलो करने लग जाते हैं, तो धीरे 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 कारवां जुड़ता जाता है। तो अब मैं ये सेशन खोल रही हूँ, आप लोगों को कोई। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम दिनदर्शिका फॉलो करना चाहिए सब है, लेकिन अगर हम सब सोचे तो हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। हमारी दिवाली, होली, ईद, सब इसी के त्योहार, जो जितने त्योहार हैं आज की तारीख में भी, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे बिलीव करें ना करें, वो भी उस तारीख को, उस तिथि को मानते हैं। आजकल श्राद्ध शुरू हो गए हैं, सबके घरों में 90% लोग श्राद्ध करते होंगे, श्राद्ध भी हम तिथि को लेके ही करते हैं। तो अगर ये सोचिए, अगर हमारी ये दिनदर्शिका कहीं गायब हो गई तो आप किस तरह से करेंगे? एम आई राइट भाभी? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। ये हम सब तिथि, और आपने नोट किया होगा, जैसे ही आपके श्राद्ध शुरू हुए, बारिशें कम हो गई, सावन भादो बरस गया, बट भादो का आखिरी में नहीं बरसेगा। श्राद्ध में अब सूखी हवा चलनी शुरू हो जाएगी। श्राद्ध चाहे सितंबर में आए चाहे अक्टूबर में आए, मौसम उसी हिसाब से ही पलट जाता है। क्योंकि हमारी संस्कृति में कहीं ना कहीं वेदों से हम इतने अंदर से जुड़े हुए हैं। ये जो दिवाली आती है ना, ये शरद के इक्विनॉक्स पे आती थी, बड़ा त्योहार होता था, पर छूटते 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 कालांतर में सारी नॉलेज कहीं लुप्त हो जाती है, सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि पूरी नॉलेज खत्म हो जाती है। परंतु हम लोग उसी के आसपास, दिवाली का त्योहार, दीपावली कार्तिक अमावस्या पे चला गया, क्योंकि कुछ कुछ दिनों में ये ट्विक करना पड़ता है कैलेंडर को। जो हमारे ऋषि थे, जो बड़े वो थे, वो ट्वीक करते थे कैलेंडर, क्योंकि भगवान का दिया तो है नहीं, ये मैन मेड गणना है जो हम लोग करते हैं अपने लाइव्स को सुव्यवस्थित करने के लिए, कृषि के लिए, नेविगेशन के लिए, ईज के लिए। तो ये हमें ट्वीक करना पड़ता है। परंतु हाँ, हमारी सभ्यता में बहुत ये अंतर से भर गया है। होली का जिक्र आता है, जो वेदों में होली का जिक्र आता है, जो शरद ये वसंत इक्विनॉक्स के समय होती थी। पर ये जो मकर संक्रांति है, ये जो 14 जनवरी होने लगी है, ये भी 20-22 दिन पहले पड़ती थी। तो धीरे 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 अगर अब भी नहीं ठीक करते गए, सब कुछ बदलता चला जाएगा। कहते हैं ये संक्रांति, जनवरी वाली मकर संक्रांति भी गर्मियों तक पहुंच जाएगी, ना जाने कुछ सर्दियों के बाद। अब अभय जी को मैं इनवाइट करती हूँ। अभय जी, अभय जी, अभय जी मराठे? मेरे ख्याल से तो है नहीं। नहीं है, he was here, I saw him. और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो आप प्लीज। लोग और को पूछना है तो लवीना देखना। हैं अबे जी हैं। क्वेश्चन आया है उषा जी का। वन थिंग, कुछ फेस्टिवल्स तो दिन होने लगते हैं, इट्स आल्सो कंसर्न 2 दिन होने लगते हैं, कुछ फेस्टिवल 2 दिन होने लगते हैं। क्योंकि हमारे त्योहार तिथि के हिसाब से चलते हैं, तो तिथि के हिसाब से जब हमारे त्योहार चलते हैं तो 2 दिन में, क्योंकि तिथि कोई पर्टिकुलर सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त पे खत्म नहीं होती, तिथि वो होती है कौन से नक्षत्र में। मतलब इस तरीके की साइंटिफिक कैलकुलेशंस है वेदों में। यू आर अस्टोनिश्ड, आप अस्टोनिश्ड हो जाते हो कि इतनी गहन अध्ययन, इतना गहन उन लोगों में समझ, सोच, और किस लेवल तक, डेसिमल पॉइंट से कहाँ तक जाके। तो तिथि के हिसाब से हमारे त्योहार होते हैं। तिथि चंद्रमा के हिसाब से सूर्योदय से सूर्य एक डे पे नहीं आती, यानी कि एक डेट पे नहीं आती। अभय जी मराठे ज्यादा बता पाएंगे अगर वो है यहाँ पे। तिथि हमारे को रात को कई बार होता है, एक तिथि 2 दिन में इंग्लिश डेज में आ जाती है।
तो इसीलिए इसलिए 2 दिन आपको लगता है 2 दिन में 2 दिन जन्माष्टमी है, क्योंकि तिथि ओवरनाइट ट्रैवल, पता चलता है कि 11 बजे रात, शाम के 8 बजे से सुबह अगले दिन 9 बजे तक का मुहूर्त है। क्यों है? क्योंकि वो तिथि 2 दिन में कवर कर रही है इंग्लिश डेज को 2। बिल्कुल, और साथ में ये ज्योग्राफिकल लोकेशन पे होती है। हाँ, ये क्यों अलग 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 अलग, मलयालम अलग है और साउथ का अलग, बंगाल का अलग, गुजरात का, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ही अलग अलग तिथि का भी आता है। तो अब कोई लोग कुछ फॉलो करते हैं, कोई लोग कुछ फॉलो करते हैं। इस चक्कर में तो तिथि की गड़बड़ को लेके अगर हम अपना वेदों से आया हुआ कैलेंडर ही छोड़ दें तो सबसे बड़ी बेवकूफी। इसको कहते हैं कि जैसे ना कि पानी, जो नहाने का पानी फेंका, साथ में बेबी भी फेंक दिया। बेबी वो भी थ्रोइंग द बाथ वाटर विद द बेबी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा चला आ रही है परंपरा, वो टाइम टेस्टेड है, वो बरसों से, सदियों से चली आ रही है। और जो ये नई नई प्रक्रियाएं हैं, ये बहुत नई हैं, ये उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंची ही नहीं है। तो इस चक्कर में क्वेश्चन और कोई है सजना? प्रशांत पिसोलकर जी हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। प्रशांत जी प्लीज पूछिए। मैडम, आप जो अभी मैडम ने इंफॉर्मेशन दिया, वो बहुत सारा अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। पर ये जो कैलेंडर में है, जैसे पहला जो मंथ है चैत्र, वो 30 दिन का है खाली। जब भी लीप ईयर होता है तभी 31 डे का रहता है। बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब पहले 5 महीने जो है वो 31 डेज के, और उसके आगे के सब है वो 30 दिन के। मतलब वो पूरा वेल डिफाइन है ना, वैसे है। दूसरा एक मेरे को कहना था कि ये जो कैलेंडर है वो हम लोग अपने कामकाज में उसका वापर, उसका यूज होना चाहिए। जैसे अभी सरकार का है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है या परिपत्रक निकलता है, तो उसके ऊपर सौर दिनांक लिखी जाती है और रेगुलर डेट भी रहता है। तो ये सरकार की तरफ से तो उसका अमल बजावनी बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, बट हम लोग को भी वो ये देखना है। और हमारे एरिया में, हमारे शहर में जो कैलेंडर निकालने वाली संस्था है या बैंक है, वो लोग को भी इंसिस्ट करना है कि ये डेट उसके ऊपर आनी चाहिए, तो लोगों को वो डेट मालूम पड़ेगी। तीसरा एक मेरे को कहना है कि रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर निकाला है, जिससे हमारा जो चेक है, धनादेश, उसके ऊपर भी ये डेट डालेंगे तो चेक वैलिड होना चाहिए। बैंक को ऑनर करना ही है। उसके ऊपर कोर्ट केस भी हुआ है और ये रिजर्व बैंक ने सर्कुलर में लिखा है। ये जो कैलेंडर है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हमको ये देखना है कि इसका ज्यादा से ज्यादा यूज, वापर हम लोग करें और हमारे बच्चे लोग को इसकी आदत पड़नी चाहिए। और इसके लिए दूसरा एक है कि एक ऐप है इंडियन नेशनल कैलेंडर करके, जो आप अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके ऊपर से आपका समझो बर्थ डेट है, तो वो बर्थ डेट का कॉरेस्पॉन्डिंग राष्ट्रीय डेट कौन सी थी वो भी आपको मालूम पड़ेगा। तो ये जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे, इंडियन नेशनल कैलेंडर करके ऐप है, वो डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर से रोज का रोज तारीख मालूम हो जाता है। मतलब अपने आप मोबाइल के ऊपर ही आपको दिखाई देगा कि कौन सी तारीख आज चल रही है वो। तो इसके लिए ऐसे अलग अलग कार्यक्रम में ये आप दिखा सकते हैं। धन्यवाद। संदीप जी को कुछ कहना है, संदीप जी बोलिए। नमस्ते, मैं संदीप भट्ट बड़ौदा से। सपना जी और वंदना जी को नमस्ते। अभय जी, गुरु जी को भी नमस्ते। अभी ये जो काम हो रहा है उसमें 2-3 ही बातें मुझे कहनी है कि एक तो इसका विधिवत प्रसार कैसे हो। विधिवत का मतलब कि पहले तो हमारे बच्चों को सिखाने के पहले पेरेंट्स को और टीचर्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पेरेंट्स और टीचर्स की तक ये कैसे पहुंचा है। दूसरी बात कि जो पिसोलकर साहब ने जो तारीख, ये सौर दिनांक अमल में लाने की जो बात की कि जो हम अपने, तो हमारी जन्म तारीख से लेकर के मतलब कभी भी हमको जब तारीख या दिनांक रेफर करने की नौबत आती है तो हम सौर दिनांक ही वो बोलेंगे और ये ग्रेगोरियन डेट नहीं बोलेंगे। हमारे धनादेश के ऊपर भी हम लोग सौर दिनांक ही लिखेंगे, ये आग्रह हमें रखना पड़ेगा। और इसके लिए सब, मतलब राष्ट्रीय प्रसार मंच की तरफ से,
मैं ये गुजारिश करता हूँ कि एक ऑफिशियल लेटर बनाया जाए, सिर्फ बैंक का नाम जो है रिक्त छोड़ा जाए, जिसमें हम उस जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं उस ब्रांच में जाकर के वो परिपत्रक दे, साथ में आरबीआई का परिपत्रक भी जुड़ा हो। ऐसे हर ब्रांच में जाकर के जो भी हम, जैसे मैं एक स्वयं सेवक मराठी गुरुजी की प्रेरणा से बना हूं, वैसे हर शहर में गांव में स्वयं सेवक बने और इसका प्रसार करें। तीसरी बात ऐसी थी कि कोई, सपना जी आपने बहुत अच्छा मटेरियल तैयार किया है, वो हमारे साथ पीपीटी कृपया शेयर करें, और आप इसका कोई एक कोर्स मटेरियल तैयार करें जिससे कि ये कोर्स लागू हो और उसकी कोई फीस हो नॉमिनल, और ये कोर्स सब लोग करें। 2 दिन 3 दिन 4 दिन का जो भी होगा वो कोर्स आप कृपया शुरू करें। पहले हम लोग जुड़ेंगे, फिर बाकी लोगों को प्रेरणा देंगे। धन्यवाद सर। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हमारा कोर्स करिकुलम हमारे स्कूल में शुरू किया जाए। सबसे पहले हमें अपनी आदत में डालना होगा, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है। जैसे हमने अब देवदीदी फाउंडेशन में तारीखों में डालना शुरू किया पिछले 1 हफ्ते से, तो सबसे पहले हमें अपनी रोज की आदतों में डालना पड़ेगा और हमें किसी न किसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना पड़ेगा जो हमारा करिकुलम सेट करते हैं कि ये हमारे करिकुलम में हो। जैसा मुझे याद पड़ता है, जब मैं दूसरी या तीसरी क्लास में थी, तब हमें हिंदी के माह पढ़ाए जाते थे। ये कहते थे हिंदी के माह, लेकिन अब मेरी भी जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, नेशनल कैलेंडर है, तो हमें माह पढ़ाए जाते थे, लेकिन आजकल बच्चों को वो भी नहीं पढ़ाए जाते। हमारे टाइम में ये करिकुलम में था, क्योंकि आज भी हम ऐसे लिखते हैं तो हम यही लिखते हैं दिवाली कार्तिक की अमावस को आती है या होली पूर्णमासी को आती है। लिखते हम अभी भी ऐसे में ऐसे ही हैं, लेकिन बच्चों को ये भी नहीं पता अमावस क्या होती है, पूर्णमासी क्या होती है। इट्स नॉट ओनली हिंदुइज्म, इट इज द कल्चर। आप ईद भी तो आप ल्यूनर कैलेंडर से चलते हैं ना। तो अब ये जरूरी है हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, कि हम किसी ना किसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो बनाते हैं करिकुलम, कि ये इनकलकेट किया जाए स्कूल टाइम में। अगर हम शुरू में पढ़ाते हैं ना, वो डिफिकल्ट नहीं होता। आज हम बोले हम लिखते लिखते आज 2 तारीख है, उसकी जगह हम तिथि लिखना शुरू करेंगे, हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट बचपन से जो पढ़ाया जाता है वो मुश्किल नहीं हो। लेकिन फिर भी हम लोग की वंदना दी आगे हैंड रेज कर रहे हैं। अभय जी, गुरुजी जुड़ गए हैं, अभी हम लोग उनकी। अभय जी गुरुजी बोलिए। हाँ नहीं, बाकी बात कर रहे थे, करके मैं बोला नहीं। अच्छा नहीं बोल। हाँ, सबने बात की है वो बहुत ठीक है। एक प्रोग्राम आपको सपना जी इसके ऊपर करना पड़ेगा, जो मैंने परिपत्रक भेजे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बताया है कि कहाँ कहाँ उसका प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें महीनों के नामा भी किस प्रकार के है वो दिया है। लोकसभा में पारित हुआ परिपत्रक है। यदि वो आपको मिला नहीं होगा या मैंने भेजा नहीं होगा तो फिर से मैं भेजूंगा। उसके ऊपर उसका अपने व्यवहार में कैसा प्रयोग करना है, इसके ऊपर एक सेक्शन लेना चाहिए आपने। मैंने ऐसा मेरा मत है। में डाला है गुरुजी, मैं उसके बारे में बोल नहीं, प्रेजेंटेशन बहुत लंबी बन गई थी, पर मैंने डाला है। हाँ, तो करके मैं बोला ना, क्योंकि ज्यादा लंबा सेक्शन हुआ तो भी लोग रुकते नहीं है। तो आप एक सेक्शन व्यवहारिकता के ऊपर लो। हाँ, उसकी व्यवहारिकता क्या है और हमारे यहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर किस प्रकार एस्टेब्लिश हुआ, क्यों एस्टेब्लिश हुआ, थोड़ा आपस में एक बार आपको जब समय होगा चर्चा करेंगे। तो उसके ऊपर से एक सेक्शन की उसकी व्यवहारिकता और ये कैसे आया, या आप लिया ना कि ये पूरा सेक्शन अच्छा हो जाएगा। और ये 3 पार्ट मिलके अपने को जो नए नए सभासद बनने वाले हैं, जिनको आगे काम बढ़ाना है, उनको एक मार्गदर्शक बनेगा। ये बहुत जरूरी है। किसी न किसी ने करना था, ये आपने काम किया है। काफी लोगों को मैंने बताया। मैं एक बार सह्याद्री वाहिनी पे गया था, 11 मिनट की मेरी मुलाकात है, मैं भेजूंगा आपको। उस मुलाकात में उस समय सह्याद्री वाहिनी से मेरे को एक सुझाव आया था कि आप कोई महिला ट्रेन कर दो कि जो हमारा स्त्री सखी वगैरह कार्यक्रम है ना, उसमें लाइव कार्यक्रम में आए। जब तक कोई लाइव कार्यक्रम लेने लायक महिला नहीं बनती तब तक हम उनको बता नहीं सकते कि आप इस प्रकार कार्यक्रम ले लो।
आपकी तैयारी अभी अच्छी है, थोड़ा उसको पॉलिश करेंगे तो आप बिल्कुल लाइव कार्यक्रम में जा सकती है और कर सकती है। और अब बम्बई की है, आपको कठिन नहीं बम्बई जाके सह्याद्री वाहिनी में उपस्थित रहना। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो कहीं से भी आप लाइव आ सकती है वहां। तो इस प्रकार आपकी तैयारी अच्छी है। और मैं एक कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली में पहुंच गए हैं। मैं यहाँ से 3 बार दिल्ली आके पहले स्मृति ईरानी को निवेदन दिया है, जो शिक्षा में आना चाहिए उसके लिए पहला निवेदन स्मृति ईरानी को दिया है। बाद में प्रकाश जावड़ेकर, उनके महेंद्रनाथ पांड्या, उस समय वो राज्य मंत्री थे, यानी मानव संसाधन राज्य मंत्री थे। और उसके बाद में सत्यपाल सिंह जो मानव संसाधन राज्य मंत्री आए, उनको भी मिलके इस विषय की जानकारी दी हुई है। सुब्रमण्यम समिति जो बनाई थी शिक्षा नीति के लिए, उनको भी हमने लेटर लिया है। अभी मैं समझता हूँ कि दिल्ली में हमें कार्यकर्ता मिले हैं, परसों ही हमारे उपाध्यक्ष से मैंने बात की और वो भी अभी उसमें इंटरेस्ट लेने वाले हैं। तो दिल्ली में जितना काम बढ़ेगा, लोग बैंकों में यूज करना शुरू करेंगे, उतना उसका प्रसार ज्यादा होगा। और दिल्ली में रहकर आप दिल्ली का जो फॉलोअप है वो आप कर सकती। एक बार लेटर देके नहीं होता, बार बार उनको स्मरण देना पड़ता है। करके दिल्ली में आप लोगों ने टीम बनाकर काम करना चाहिए। एक ही आदमी के ऊपर भार नहीं आना चाहिए, लोड नहीं आना चाहिए। हम टीम बनाएंगे कि ये शिक्षा नीति को देखेगा, ये इस विभाग को देखेगा, तो अपना काम जल्दी और अच्छी तरीके से बढ़ेगा। और कोई बताना चाहता है? कोई कौन है? नमस्ते। नमस्कार। हाँ, आ जाओ प्रसाद। मला पहिल्यांदा नाम दिसलं नाही। हा बोल। हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ बोल। हेलो मैडम, आवाज आ रही है मेरी? सपना मैडम आ रही है। सबसे पहले मैडम आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग। हेलो, आ रही है आपकी आवाज? हाँ ओके। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपने लास्ट टाइम का भी सेशन मैंने आपका बाद में सुना था, अब तो मैं लाइव सुन रहा था आपको। आप एक आध सब्जेक्ट को पूरा एनालिसिस करके जिस तरह से रख रहे हैं ना, वो एकदम प्रोसेस, बढ़िया प्रोसेस लगे आपकी। सेशन लंबा हो रहा है ऐसा लग रहा था आपको, ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअल। और भी आधा घंटा अगर सेशन बढ़ जाता तो भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप डीपली बता रही थी हर। तो आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी पीपीटी भी शेयर करेंगी। मैं भी प्रसार मंच के लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं अभी पिछले 6 महीने से जुड़ा हूँ प्रसार मंच को, काका के साथ मैं भी काम करता हूँ। तो आप जिस प्रकार से एनालिसिस कर रहे थे वो अच्छा लगा। और आपको और एक रिक्वेस्ट है, सद्य स्थिति में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और उसके अगेंस्ट सबका राष्ट्रीय कैलेंडर है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर को हर मींस स्टेट वाइज या हर अगर विभाग से देखेंगे तो हर एक आदमी अपने विभाग से देख रहा है या अपने लैंग्वेज के इसे देख रहा है कि उस कैलेंडर को कैसे ढाला जा सकता है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कैलेंडर को राष्ट्रीय ढांचे में कैसे ला सकते हैं, उसके लिए कुछ एनालिसिस कर सकते हैं क्या आप लोग? तो वो एक बार करके उसके लिए प्रेजेंटेशन रखा जाए। मींस जो ये कैलेंडर है इसको अगर अपनी रेगुलर फॉर्म में लाना है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तो काका जी बहुत कोशिश कर रहे हैं गुरुजी। तो हम लोग क्या है, हम लोग अभी मार्केट में आए हैं, हम लोग मार्केट में जो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को वही सिखाया गया है कि इसको, क्योंकि हम लोग अकेले, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने शुरुआत तो की है, बट एटलीस्ट देश के हर एक कोने में अपना एक आवाज जाए। और राष्ट्रीय कैलेंडर को नेशनल फॉर्म पे लाने के लिए दिक्कतें तो आएगी, बट उसके लिए क्या किया जाए इसका कुछ एनालिसिस हो सकता है तो वो देखेंगे। सर, सबसे जरूरी बात है ये शिक्षा शुरुआत से होनी चाहिए, जो मैं बार बार पिछले सेशन में भी कहा था और अभी भी ये कहूंगी। जब तक आपकी एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं आएगा तब तक आप उसको प्रैक्टिकल उसमें नहीं ला सकते। हमारे बच्चों को 10वीं तक तो वो अपन सुन चुके। तो दक्षेश जी बोलिए, आप अनम्यूटेड हैं। दक्षेश जी बोलिए, आप अनम्यूटेड हैं, नहीं है? हाँ, अब बोलिए। हाँ, नमस्ते सपना जी। आपने ये जो डीप स्टडी के साथ जो आपने विषय रखा बहुत अच्छी तरीके से रखा है। मेरा ये कहना है कि अगर हमें इसको जनमानस तक पहुंचाना है तो हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि जो आपके जैसे, जो मेरे जैसे लोग हैं,
जो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जाके कुछ बच्चों को बताए। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अब आजकल ये कॉमन हो गया है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे घर के अंदर आ चुका है। तो हम जब बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें भी ये डेट डालें, ताकि जो जन्मदिन की पार्टी में आते हैं उन लोगों तक तो कम से कम ये विषय एक बार तो ध्यान में आएगा। एक चीज को 100 बार बोलने से वो चीज उसके दिमाग में बार बार घर कर जाती है, मेरा ये कहना है। और एक चीज है कि मैं गुजरात में ये अगले महीने से मैं एक काम करूंगा कि आधार कार्ड के अंदर मैं ये डेट डालने के लिए मेहनत करूंगा। जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वहां पर मैं फाइट करूं, कोई और स्टेट में हमारा कोई आदमी इस चीज के लिए काम करे, ताकि सेंटर को नीचे से एक आवाज जाए तो एक अच्छा है, मेरा ऐसा कहना। मैं इसी बात को हम आगे कुछ सोच समझ के आप इस विषय को आगे ले जाना चाहती हैं तो मुझे बताइएगा। और एक चीज है, यहाँ पर कुछ अगर कॉन्फ्रेंस होती है तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, अगर आप भविष्य में ऐसा कुछ रहा तो। ठीक है, थैंक यू। प्रशांत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रशांत जी, प्रशांत जी आपका हाथ रेस था, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट। हाँ, हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ, तो मैडम ये जो है हर एक शहर में जो म्युनिसिपैलिटी रहती है, तो म्युनिसिपैलिटी को बोल के परस्यू करके वो जो हमारे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो आता है उसमें ये डेट डालने के लिए प्रोविजन करने के लिए वो लोग को कंपाइल करना पड़ेगा। तो उसी से अपना इवन जो बोलते हैं ना बर्थ सर्टिफिकेट है या स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसमें यह तारीख आनी चाहिए, तो ही इसका प्रैक्टिकल में जैसे मराठे सर ने बताया वैसे उसका यूज होगा। और दूसरा एक मैडम, आपने ये लेक्चर बहुत अच्छा अरेंज किया है। ये इंफॉर्मेशन जो है अगर ये आपको यूट्यूब पे आप डाल सकते हैं तो ये इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं ना, कभी भी आराम से लोगों को जानकारी मालूम पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छा आपका अटेम्प्ट है, वही और एक्सटेंड आप करिए। धन्यवाद। थैंक यू। और किसी और YouTube पे है भाभी, YouTube। बंदा भी एक सेकंड, उसका जवाब दे दीजिए ना, YouTube पे जाएगा। हाँ हाँ, सॉरी आप बोल, सॉरी मैं सुना नहीं। प्रभात जी करके हैं। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभात जी करके कोई है। मैं एक कहना चाह रहा था कि जैसे पिसोलकर साहब ने कहा कि जहां रोज तारीख से ही वो पर्टिकुलर पहचाना जाता है पेपर, यानी हमारे घर में जितने भी वर्तमान पत्र वार्ता पत्र आते हैं उसमें सौर दिनांक नहीं लिखी जाती है, उसमें लिखी जानी चाहिए। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया है या इंडियन एक्सप्रेस है या दिव्य भास्कर है, जितने भी ये वार्ता पत्र है उसमें ये सौर दिनांक लिखी जाए तो इसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मतलब दैट इज आल्सो वन ऑफ द मीडियम थ्रू विच वी कैन प्रोपेगेट दिस। थैंक यू। मैं एक विनंती करूं? हाँ बिल्कुल, बोलिए जी, बोलिए सर। हाँ, मैं हमारे जो सदस्य यहाँ उपस्थित थे उनको विनंती करता हूँ, अपने ये जो मंच को काम करना है, ये मुद्दे हम अपनी मंच की सभा में चर्चा करेंगे। हाँ, थैंक यू। आज इनका जो नारी हाँ, आवाज चली गई आपकी आवाज म्यूट हो गई है। तो उनको सवाल पूछने दो, क्योंकि आपके जो सदस्य देखते रहे उनको चांस ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो उनको कुछ पूछना है तो उनको पूछने दो। ठीक है। वंदना दी, रवीना कुछ अपन को पूछना है? स्वाति जी का है, स्वाति जैन। नोट करो। I think we should end the session now. Yeah. स्वाति जी, आपको कुछ बोलना है? Last question है। निबंधना जी, you never cease to amaze me। मतलब इसके एक ऐसे नॉलेज मिल रही है, ऐसे लग रहा है कि बच्चों को भी कैसे बिठा के सुनाया जाए। बस मैं पूछना नहीं, बस मैं आप पर बहुत अमेजिंग सेशन है। बस मैं यही बोल रही थी, उन्होंने बोला था कि बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बर्थडे वैसे जो कह रहे थे ना बर्थडे कार्ड पे लिखे, तो हमारी हिंदी तिथि के हिसाब से बर्थडे अलग आती है और इंग्लिश तिथि के हिसाब से बर्थडे अलग आती है। तो आप वैसे तो आप बच्चों को बोलो जब बर्थडे ज्यादा बनानी है तो 2 दिन बनाए, एक हिंदी तिथि के हिसाब से एक इंग्लिश तिथि के हिसाब से बनाए।
अगर स्वाति जी आपको ध्यान हो तो आपकी मम्मी ने या आपकी नानी दादी ने जरूर बताया होगा कि आप किस तिथि में पैदा हुए हैं, जी बिल्कुल, और तभी आपके मुझे बच्चों पता की है। पत्री भी तिथि के हाँ हिसाब से ही बनी हुई होगी। और तो अब जी तो इन्होंने नेशनल कैलेंडर का गूगल ऐप भी निकाला हुआ है, आप ऐप में से अपने बच्चों की तिथि निकालो और अपने आप इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो। देखो, एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जी, होम। अन्ना जी बच्चों को मैं ये बताती हूँ, जैसे मेरा बेटा अगस्त में हुआ था तो जन्माष्टमी में पड़ी थी उसकी बर्थडे, तो मैं बताती हूँ, देख अष्टमी बेटा। हो गई, सीधे सच्ची। हाँ, तो मैं यही बता दी। और जैसे हमारे अभी हम एक स्वर विज्ञान से भी जुड़े थे, उसमें भी कैलेंडर के हिसाब से आपको ये बताते हैं कि कौन सा दिन चंद्र स्वर है, कौन सा दिन सूर्य स्वर है, तो उस हिसाब से उठना चाहिए आपको। थैंक यू। थैंक यू स्वाति जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ये प्रभात जी का है, बट वो मुझे दिख नहीं रहे, हैंड रेस किया है इन्होंने। आई थिंक वी शुड कॉल इट अ सेशन नाउ। आई थिंक सो। अभय जी, तो इसी बात हाँ पे जी। वंदना, हाँ अभय जी, थैंक यू आपका। और ये सेशन अब हमें खत्म करना पड़ेगा, 5:15 बज गए। हाँ जी। किसी ने कहा था अभी कि YouTube पे होना चाहिए। देवदीति फाउंडेशन का अपना YouTube चैनल है जिसपे ये सब सेशन अभी आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको YouTube पे मिल जाएगा। रिकॉर्ड हो चुका है सेशन, विल बी देयर ऑन YouTube। और हमारा देवदीति का फेसबुक पेज है जहाँ ये लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, एंड लेटर ऑन भी आप देख सकते हैं। तो किसी को भी कोई अगर रिपीट देखना है, पहले वाला भी पार्ट 1 भी, तो वहाँ देवदीति के YouTube चैनल पे से देख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं वंदना जी। प्रभात जी, आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना था कि ये जो आप बता रहे हैं कि हम डेली यूज करेंगे, तो जैसे हमारे पर्सनल शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है उसमें तो हम ऑलरेडी यूज करते हैं कार्ड वगैरह में। मेरा ये पूछना था, जैसे हम बैंक हैं या किसी ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ तो हिंदी कैलेंडर है ही नहीं। मान लो हम बैंक में स्लिप भरते हैं सही तो बात। वहाँ तो दिक्कत आएंगी। तो उसका तो सॉल्यूशन तभी होगा ना जब वो हम ऊपर लेवल से या सॉफ्टवेयर, मतलब उस डिपार्टमेंट में हमारा कोई हो जो उसके लिए तैयार करे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल अभय जी, ये आपकी टीम हाँ के लिए है ये क्वेश्चन। बताता हूँ। हाँ, इसलिए तो हमने ऐप बनाए, मोबाइल ऐप। नहीं, मैंने तो मेरी बात मोबाइल, नहीं समझे सर। एक मिनट। जी मैं अभी आपका प्रश्न मैं सुन चुका हूँ, सुन गया हूँ। जी मेरे को कहना है, मोबाइल ऐप जो है वो इसलिए ही बनाया है कि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप राष्ट्रीय तारीख देखकर लिख सकते हैं। दूसरा, कैलेंडर पे नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है। 1956 से गवर्नमेंट ने हर एक आदमी, हर एक संस्था, जिस संस्था को सरकारी मानधन मिलता है यानी ग्रैंड मिलती है, हर संस्था ने इसका प्रचार करना था। ऐसा परिपत्रक है गृह मंत्रालय का मेरे पास। जी किसी ने भी काम किया नहीं। अभी उनको हम माफ नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य था। तब से आरबीआई बता रही है कि चेक पे ये तारीख चलेगी। कोई बैंक यदि ये तारीख को जो होना वो स्थान दे नहीं रही कैलेंडर के ऊपर, वो हमारी गलती नहीं है। हमें मालूम पड़ा, हम सुधर गए। कानूनी तौर पर हमने इस तारीख लिख के जो केस किया, वोडाफोन को 27,000 दंड हुआ है। हमें खंबीर होना पड़ेगा। यदि आप ऐसा मानते हैं कि हमारे देश में लोकशाही है तो हम राज्य चला रहे हैं, हमारे राज्यकर्ता कहीं भटक गए हैं, तो उनको ठिकाने पे लाने का काम तुम्हारा और मेरा ही है। चाहिए अपने को 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता होगा, लेकिन वो हमें ही करना पड़ेगा। एक प्रश्न और है सर। बताइए। ये जो आप ऑर्डर कह रहे हैं, जैसे हम किसी को चैलेंज करते हैं तो हमें इसकी कॉपी वगैरह उपलब्ध हो सकती है? जरूर। जी सर, फिर बस ये यही। संस्था इसलिए ही बनाई है। जी, तो अगर ये उपलब्ध हो जाए तो हम आसानी से अपना हाँ जी, इसको रख सकते हैं। जी बस, धन्यवाद। हाँ, वो सब उपलब्ध है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स चालू है, वो कोशिश चालू है। जो हमें और जरूर ये वो ले रहे हैं, जानकारी का अधिकार है, उसका प्रयोग करके हम ले रहे हैं। जी तो ये सब जो चर्चा है वो हम, मेरे ख्याल से हमारे मंच के जो कार्यकर्ता है उनके साथ होनी चाहिए, और जो मंच के साथ जोड़े जाने वाले उनके साथ। जी हाँ, अभी इनका धन्यवाद। महिलाओं का कार्यक्रम है, उसमें इसकी ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ से?
सर मैं दिल्ली से हूँ, संघ से जुड़ा हूँ मैं। अच्छा द्वारका दिल्ली, शिवाजी अच्छा, शाखा है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। जी, हाँ, आपका शिवाजी शाखा संदेश पे आता है रोज। हाँ स्वाति मेरा जी आता है पूछ रोज रही का। संस्थान का। जी धन्यवाद। हाँ ये स्वाति जी संस्थान का लिंक लिख रही है, मिल सकता है? संस्था कौन सी संस्था चाहती है ये? हाँ बिल्कुल, कोई चैट में डाल दीजिए अपनी संस्था के बारे में, लिंक डाल दीजिए। जी मुझे कह रहे हैं मैम? नहीं, मैं अभय जी मराठे की टीम हाँ बोलिए, क्या किसी को नंबर चाहिए था? संस्थान का अच्छा। लिंक चाहिए। लिंक चाहिए। अच्छा, ये कैलेंडर उपलब्ध कहाँ से होगा? ये 2-3 लोगों की क्वेरी है अभय जी, कैसे मिलेगा लोगों को कैलेंडर? फिलहाल तो औरंगाबाद से ही मिलेगा, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से बाकी जगह पहुंच नहीं पाया। अच्छा। हाँ, और अभी लोग लेने को, क्योंकि इतने दिन हुए तो कोई लेगा नहीं लेगा, तो यहाँ से ही हम भेज रहे। जैसा आपको मैंने डिटेल्स भेजा था, जो हाँ, पैसे भर के हमें डिटेल्स बताएंगे तो उनको हम कुरियर करके भेज दें। ठीक है, तो हम अपने सर्कल में वो लिंक भेज देंगे, जिनको चाहिएगा वो आपको अपलोड कर देंगे, है ना? ठीक है। हाँ, आपके पास मैंने भेजा हुआ है, हाँ जी। इवन सदस्य का भी लिंक भेजा है, ठीक वही है, लिंक है सबके लिए। ठीक है, ठीक है, बना हाँ जी। हाँ। अच्छा, थैंक यू ऑल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मराठी जी स्पेशली आपका, आपने आके हमारे प्रोग्राम की बहुत शोभा बढ़ाई। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं खत्म करते हैं। कल का प्रोग्राम सिर्फ देवतीज के लिए है, टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मंडे को हम मिलेंगे एक हार्ट स्पेशलिस्ट से, जो कि बताएंगे आपका हेल्दी हार्ट टू कीप योरसेल्फ हैप्पी। सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेफ रहें, घर में अपने ध्यान रखें। इसके साथ सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इन्हीं शब्दों के साथ वंदना दी का भी मैं थैंक यू करती हूँ। अभय जी की, ये राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका पूरी टीम की, जो सब लोग आए और उन्होंने हमारा ज्ञान बढ़ाया और इस काबिल हम बने कि हम औरों का ज्ञान बढ़ा सके। थैंक यू। अपने वैदिक संस्कृति से जुड़िए, अपने सनातन धर्म से जुड़िए, अपने ही कैलेंडर को फॉलो करिए और कैलेंडर को फॉलो मत करिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आएगी भी तो क्या, राष्ट्र के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उठिए, जागिए और अपने ही सभ्यता संस्कृति से और राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका से जुड़िए। नमस्कार। नमस्कार।